कि बुद्धा जब उस बोधि वृक्ष के नीचे बैठे और उन्हें जो एनलाइटमेंट मिला वो और कुछ नहीं, पूरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हिज माइंड एंड बॉडी। बिल्कुल करेक्ट वर्ड। इट इज नॉट अ स्टडी, इट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइंड एंड मैटर, कि आपका माइंड किस प्रकार से आपको अफेक्ट कर रहा है, आपकी बॉडी किस तरीके से अफेक्ट हो रही है, इस तरह का जो अंडरस्टैंडिंग आप में डेवलप हो जाती है। ओके, जब उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई, उन्हें समझ आया कि क्या कैसा है, अणु परमाणु और एक एक एटम्स मॉलिक्यूल्स, तो क्या हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपने दिमाग को 100% जान लिया? हाँ, उन्होंने सिर्फ दिमाग को नहीं जाना, उन्होंने देखा कि ये मन बनता कैसे है और ये मन काम कैसे करता है और ये मन से कैसे काम करवाया जा सकता है। ये सारी बातें बुद्ध ने जानी। क्योंकि कई सारे लोग कैसा है कि आत्मा को जानने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग संसार को जानने की कोशिश कर रहे हैं, पर भगवान ने क्या कहा? सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ नॉलेज, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट रखा। और आज भी साइकोलॉजी में वही प्रॉब्लम आ रही है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। फिर इसमें हम देखते हैं कि लोगों की कंफ्यूजन होती है बेसिकली कि अच्छा, मन क्या है, माइंड क्या है, ब्रेन क्या है, या चित्त क्या है? तो क्या ये सब एक ही चीज है, या आप उसे अगर थोड़ा सा कुछ बता पाए? देखिए, मॉडर्न साइकोलॉजी के हिसाब से तो ब्रेन, जो फिजिकल ब्रेन है, उसको अलग तरीके से दिखता है, और कॉन्शियसनेस इसको अलग तरीके से देखता है। फिजिकल ब्रेन अलग हो जाता है, पर उसका मानना है कि फिजिकल ब्रेन के कारण से क्या ये कॉन्शियसनेस उत्पन्न होता है। पर यहाँ पे एक क्वेश्चन आंसर जाता है कि इतना डेवलप ब्रेन तो हर स्पीशीज के पास नहीं है, बट स्टिल दे आर कॉन्शियस। इवन द सिंगल सेलुलर अमीबा, वो भी कहीं ना कहीं अवेयर है। अब भले हम कॉन्शियस नहीं बोल सकते, पर अवेयर तो हम देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स है कॉन्शियसनेस के, स्टेट्स है। तो उसपे कई जगह जो थ्योरी है वो प्रॉपर फिर वर्क नहीं कर पाती है मॉडर्न साइंस की। ठीक है। पर बुद्ध की थ्योरी क्या हो जाती है, बराबर, मतलब बुद्ध उसको बराबर स्टेट के हिसाब से अंतर करते हैं कि मनुष्य लेवल का जो कॉन्शियसनेस है वो इस तरीके से बना है, उसमें ये कंपोनेंट्स होते हैं। उसके ऊपर के जो देवलोक है, जो मनुष्य लोक है, उनका जो माइंड है वो इतने तरह के कंपोनेंट से युक्त है। जैसे कि मनुष्य लोक है, तो मनुष्य लोक का माइंड जो रहेगा वो 3 तरह के कंपोनेंट से युक्त होता है। तीन चीजों से होता है, जिसमें वेदना होती है, संज्ञा होती है और संखार होता है। उसके अलावा उसके ऊपर जो देवलोक होता है उसका अलग होता है। तो उसका स्ट्रक्चर भी बहुत बताया कि कैसे स्ट्रक्चर में डिफरेंस आता है। ओके, अच्छा। तो अभिधम्म में हम लोग देखते हैं बंते जी की साइंस अभी के समय में कॉन्शियसनेस, माइंड को ऐसे 3 हिस्सों में ही बता पाता है, कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियसनेस और फ्रॉडन थ्योरी। यस, इस तरीके से। लेकिन बुद्धिज्म में या फिर अभिधम्म में हम देखते हैं कि इसे बहुत ज्यादा कॉन्शियसनेस के मल्टीपल टाइप्स बताए गए हैं। तो क्या होते हैं टाइप्स, और ये क्या बताए गए हैं बेसिकली? अभिधम्मा में जो हो जाता है, अभिधम्मा के कॉन्शियसनेस में जो टाइप्स बताए गए 121 तरीके बताए गए हैं। अगर उनको आप शॉर्ट करें तो 89 भी हो सकते हैं, और एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में जानना चाहते हैं तो वो 121 तरह के हो जाते हैं। अब ये 121 क्या है कि कॉन्शियसनेस किस तरह के लेवल पे जा सकता है। अच्छा, यानी ह्यूमन एक लेवल है कॉन्शियसनेस का। इस प्रकार से दलाई लामा को पूछा भी गया था कि आप जो देवलोक की वगैरह बातें करते हैं, इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो बहुत प्यारा जवाब दिया कि वी कुड अंडरस्टैंड इट एज अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, कि चेतना जैसे विकसित होते जाएंगे, आपका मन जितना विकसित होते जाएगा उतना आपका कॉन्शियसनेस का इवॉल्व होते जाएगा। वो उस तरह की जो लौकिक फीलिंग्स है, जो लौकिक डिजायर्स है, उसमें उत्पन्न नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे 121 में बताया गया है कि कैसे कॉन्शियसनेस के अलग अलग लेवल्स है और उसके उस लेवल में कौन सी बातें उत्पन्न हो सकती है, कौन सी बातें उत्पन्न नहीं हो सकती। जैसे अरहंत का मन और हमारा साधारण मन, अरहंत के मन में ईर्ष्या उत्पन्न नहीं हो सकती है। अच्छा। क्योंकि उसने कॉन्शियसनेस की व्यवस्था उत्पन्न कर ली है कि वो वहां पे होगा ही नहीं होगा। अच्छा। पर हमारे इसमें आशनी से ईर्ष्या उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसे 121 स्तर बताए गए, और हर एक कॉन्शियसनेस में किस तरह के इमोशंस उत्पन्न हो सकते हैं और किस तरह के इमोशंस उत्पन्न नहीं हो सकते। जैसे कि आपका कुशल चित्त रहेगा, स्किलफुल कॉन्शियसनेस रहेगा, तो उसमें ईर्ष्या नहीं उत्पन्न हो सकती। अगर वो आपने डेवलप कर दिया तो आपके अंदर उत्पन्न नहीं हो सकती। पर अगर अनस्किलफुल कॉन्शियसनेस डेवलप हो गया, अकुशल चित्त उत्पन्न हो गया, तो अभी उसमें भी डिपेंड करेगा कि अकुशल चित्त कौन सा उत्पन्न हुआ है। लोभ युक्त चित्त, लोभ मूलक शब्द इंपॉर्टेंट है, लोभ मूलक उत्पन्न हुआ है, द्वेष मूलक उत्पन्न हुआ है, या मोह मूलक उत्पन्न हुआ है। अब जैसा मूलक उत्पन्न हुआ है वैसा इमोशन रहेगा। जैसे ईर्ष्या लोभ मूलक चित्त में नहीं रहती है, ईर्ष्या रहती है द्वेष मूलक चित्त में। पर हमको लगता है कि जो लोभ है उसमें ईर्ष्या होंगी, लोभी इंसान में ईर्ष्या नहीं रह सकती है। अच्छा। तो इतना माइन्यूट जो एनालिसिस है वो बुद्ध के टीचिंग के कारण, अभिधम्म के टीचिंग कारण हम समझ सकते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल है एक्चुअली ये। तो क्यों साइंस डायरेक्टली इससे रेफर करते हुए
या एटलीस्ट कंपेयर करते हुए माइंड को और बेहतर समझ नहीं रहा है, या क्या मिस हो रहा है ऐसा आपको नहीं, कई जगहों पे कुछ यूनिवर्सिटीज में बुद्धिस्ट साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं और कुछ बुद्धिस्ट साइकोलॉजी के टूल्स भी इस्तेमाल, जैसे लविंग काइंडनेस मेडिटेशन, माइंडफुलनेस बेस्ड मेडिटेशन। और श्रीलंका में से कई सारे बुद्धिस्ट स्कॉलर्स रह चुके हैं जिन्होंने श्रीलंका में मेन स्ट्रीम में बुद्धिस्ट साइकोलॉजी को ला लिया है। Okay. और बुद्धिस्ट साइकोलॉजी के कई सारी बातों को इस्तेमाल करके आज वो इस्तेमाल कर रहे हैं। पर फिर भी धर्म क्या फिलोसॉफी के अंडर में आ जाता है। Okay. और साइंस एक अलग बात हो जाती है। Correct. साइंस हमें चीजों को ऑब्जेक्टिव देखना चाहता है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट करना चाहता है Correct. कि भौतिक चीज में उसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। और मन कहीं भी जो मन है, जो चित्त है, वो टेस्टिफाई नहीं हो सकता, वो वेरीफाई नहीं हो सकता क्योंकि वो सब्जेक्टिव चीज है। Correct. तो डायरेक्टली कभी भी वो ले नहीं सकते, क्योंकि अगर वो ले लेंगे तो फिर उन्हें हज देनी पड़ेगी। अच्छा, इसलिए वो फिर भी कई सारे कंपोनेंट्स ले रहे हैं, क्योंकि अगर आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो अलग से बुद्धिस्ट साइकोलॉजी वहाँ पे कोर्स मिलता है। हाँ। नॉर्मल साइकोलॉजी पढ़ते, जनरल साइकोलॉजी पढ़े तो हमें बुद्धिस्ट साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है।